नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की पोलिंग का अमल आज शाम 6 बजे अख्ताम को पहुंचा। ग्रेटर हैदराबाद में चंद मकामात को छोड़कर मजमूई तौर पर पोलिंग का पुरअमन अख्ताम हुआ। GHMC के 150 के मिन जुमला 149 डिवीजन्स में पोलिंग मुनक़िद हुई। ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीज़न में CPI उम्मीदवार के इंतखाबी निशान में गलती सरजद होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस डिवीज़न के इंतखाब को मनसूख कर दिया और 3 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीज़न में दोबारा रायदही करवाने का ऐलान किया। ग्रेटर हैदराबाद में सुबह से ही पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि से देखा गया, जहां 7 बजे से पोलिंग के अमल का आगाज़ होने के बावजूद 4 घंटे बाद यानी 11 बजे तक 9% भी पोलिंग दर्ज नहीं हुई। दोपहर 3 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद की 149 डिवीजन्स की मजमूई पोलिंग 25% से तजावुज़ नहीं हो सकी। ताहम 3 बजे के बाद पोलिंग के तनासब में मामूली इजाफा हुआ। पोलिंग के अमल का अख्ताम होने के बाद ओहदेदारों ने बताया कि शाम 5 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद में मजमूई तौर पर 35.8% 35.8% पोलिंग दर्ज हुई, जबकि 6 बजे तक कतार में ठहरे रहने वाले लोगों को वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा का मौका दिया गया। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के मुकाबले में मज़ाफ़ात के बल्दी डिवीजन्स में पोलिंग का तनासब ज़्यादा देखा गया। RC पुरम, पटनचेरू, अंबरपेट सर्कल में सबसे ज़्यादा पोलिंग दर्ज हुई और मलकपेट कारवान सर्कल में सबसे कम पोलिंग दर्ज हुई। पुराने शहर के दीगर डिवीजन्स के पोलिंग बूथ में भी रायदहिंदों से वो खाली नज़र आए। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली जैसे इलाकों में जहाँ IT के मुलाजिमीन की तादाद ज़्यादा है, उन डिवीजन्स में भी कम पोलिंग देखी गई। 5 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद के बागंबरपेट डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 64.82 64.82% पोलिंग दर्ज हुई, जबकि सबसे कम पोलिंग 6.77% लंगर हाउस डिवीज़न में हुई। पोलिंग के दौरान सुबह से ही कई मकामात पर TRS BJP और TRS कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात पेश आए और बाज़ मकामात पर बोगस वोटिंग करने वालों को मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह के वाक़यात कई बूथ्स पर पेश आए। अलग अलग वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आज सर्कुलेट कर रहे थे, अगर हम उनको देखें तो इंतखाबात जिस पिच पर गए थे और जिस किस्म की इंतखाबी मुहिम खासकर BJP और MIM ने चलाई थी, उस मुहिम का कोई असर पोलिंग पर नज़र नहीं आया। लोगों ने शायद फैसला किया कि उन्हें इस बार वोट देना ही नहीं है। इसीलिए जो तनासुब है वोटिंग का, वो पिछले बार के मुकाबले, पिछले बार करीब 45% पोलिंग हुई थी, इस बार उतनी पोलिंग भी नहीं हुई। लेकिन बहुत सी जगह पे सियासी जमातों के कारकुन लड़ने के लिए बेताब नज़र आए, एक दूसरे को उन्होंने जमकर गालियां दी। कई मकामात पर उस लड़ाई की, उस झगड़े की वजह भी पता नहीं थी, लेकिन दोनों जमातों के लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे पर हमला किया, बल्कि एक वाक़े में एक उम्मीदवार के ड्राइवर पे भी दीगर सियासी जमात के लोगों ने हमला कर दिया। जुमला मजमूई तौर पर देखें तो हैदराबाद का ये इंतखाब बहुत यादगार नहीं रहेगा, और अगर याद रखा भी जाएगा तो इसे बहुत ख़राब बातों के लिए याद रखा जाएगा। सेकंड लास्ट 43 सेल फोन आप ले लो सेकंड में इधर भी रखे तो आप मैडम को दे दो। किसान तंजीमों ने मंगल को ज़रूरी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और एहतजाज को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रहने वाली
इस मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत और किसान तंजीमों के माबीन अच्छा मुकालमा हुआ है और बातचीत जुमेरात को भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों के मुश्किलात के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। हुकूमत ने किसानों से आज दोपहर 3 बजे बातचीत शुरू की थी। करीब 5:30 बजे तक इस बातचीत का कुछ असर पता चला। मरकज़ ने किसानों के सामने नई कमेटी बनाने की तजवीज़ रखी। इसमें हुकूमत और किसानों के नुमाइंदों के अलावा एक्सपर्ट्स को रखने की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों ने ये पेशकश ठुकरा दी। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किसानों ने कानूनों को ही ख़त्म करने की मांग की। सभी नुमाइंदों ने कहा कि ये किसानों के खिलाफ हैं। हालांकि मरकज़ ने इनके सामने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रेजेंटेशन भी दिया। किसानों के साथ मीटिंग से पहले वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि हम किसानों की मांगें सुनने के बाद आगे की राह तय करेंगे। हुकूमत के बुलावे पर किसानों ने कहा कि वो मीटिंग के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि इस बार हुकूमत ने कोई शर्त नहीं रखी थी। और एक दूसरे के प्रति काफी मरकज़ी हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया है कि वो तहरीक चला रहे किसानों से बातचीत करके उनके मामलात को हल करना चाहती है और बातचीत के लिए ना कोई शर्त लगाई गई है और ना ही दिल में कोई तासुब है। शहरी तरक्यात के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसानों के तमाम मसाइल हल करने और उनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार कहा है कि तहरीक कर रहे किसानों के मसाइल को बिला तासुब या शर्त के सुना जाएगा, खुले दिल से गौर व खौस किया जाएगा। हुकूमत किसानों के हर मसले को हल करना चाहती है। यही बात बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कही। ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएँ, लेकिन मोदी हुकूमत के जरिए पास करदा ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक दिल्ली बॉर्डर्स पर जारी है। खुसूसन सिंघू बॉर्डर पर पंजाबी किसानों की एक बड़ी तादाद जमा है और वहां से किसी भी हाल में हटने को तैयार नहीं है। इस दरमियान किसानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने के लिए शाहीन बाग CAA मुखालिफ मुजाहरे से मशहूर हुई बिल्किस दादी सिंघू बॉर्डर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ वक्त किसान मुजाहिरीन के साथ गुजारती और सरगर्म तौर पर एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा बनती, दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि जल्द ही उन्हें सरिता विहार थाने में लाकर आज़ाद कर दिया गया। उस वक्त वो अपने घर पहुंच गई और इस बात पर नाराज़गी जाहिर कर रही हैं कि उन्हें मुजाहरा करने के आईनी हक से महरूम किया गया। और कहाँ रही है तू? बोल रहा? अरे बोल जी।
अरे वो भी इनके साथ बैठ जाओ। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं तो किसान भाई हमारी मदद करी उन्होंने। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अपनी मांग, जो किसान की मांग है वही हमारी मांग है, और हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है। और हम जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किसानों को मुल्क की ताकत करार देते हुए ज़रई मुखालिफ तीनों कवानीन को रद्द करने का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत को दिल्ली में डेरा डाले किसानों के मुतालबे पर गौर करते हुए उन कवानीन को रद्द करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुल्क का किसान सियाह ज़रई कवानीन के खिलाफ सर्दी में अपना घर खेत छोड़कर दिल्ली तक आ पहुंचा और मुल्क के लोगों को हक और नाहक के दरमियान इस जंग में किसानों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में आज यहां खुसूसी एनआईए जज ने इस मामले के कलीदी मुलजिमीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम मुलजिमीन को अदालत में तलब किया और उनके वकील को भी हुक्म दिया कि वो मुलजिमीन को अदालत में हाजिर रहने के लिए मुतल्ला करें। खुसूसी जज ने इस मुकदमे का सामना कर रहे मुलजिमीन प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहकीर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर ध्रुवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को अदालत में हाजिर रहने का हुक्म देते हुए 3 दिसंबर तक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। इससे कबल बम धमाका मुतासरीन की जानिब से खुसूसी एनआईए अदालत में मुकदमे की समाअत जल्द से जल्द दोबारा शुरू किए जाने की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर आज एनआईए ने अपना जवाब दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि एनआईए मुकदमे की रोज़ बरोज़ समाअत किए जाने के हक़ में है, लेकिन बम धमाका मुतासरीन ऐसी दरख्वास्तें दाखिल करके मुश्किलें पैदा कर रहे हैं जिसे अदालत को मुस्तरद कर देना चाहिए। मालेगांव 2008 बम धमाका मुतासरीन की नुमाइंदगी करते हुए एडवोकेट शाहिद नदीम ने खुसूसी एनआईए जज PR सट्रे को बताया कि गुज़िश्ता 12 सालों से बम धमाके के मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। गवाहों और एनआईए कौमी तफ्तीशी एजेंसी को बुलाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिस पर अदालत ने वकील इस्तिगासा अविनाश रिसाल को कहा कि अदालत इस मुकदमे की समाअत रोज़ बरोज़ की बुनियाद पर करेगी और उन्हें गवाहों को अदालत में पेश करने के लिए इक़दामात करना होगा। एडवोकेट अविनाश रिसाल ने अदालत को बताया कि वो गवाहों को अदालत में पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वबा की वजह से गवाहों को बैरून मुंबई से खुसूसी अदालत में हाजिर होने के लिए मसाइल दरपेश हैं। जज ने सरकारी वकील को कहा कि वो 3 दिसंबर को गवाहों को अदालत में पेश करने के ताल्लुक से तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने फरीकैन को साफ लफ्ज़ों में हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस मुकदमे की समाअत रोज़ बरोज़ की बुनियाद पर की जाएगी, जिसमें तमाम लोगों को ताउन करना होगा। आज की अदालती कार्रवाई पर बम धमाका मुतासरीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द मामले की समाअत शुरू हो सके। इस मामले में अब तक 140 सरकारी गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, लेकिन कोरोना वबा की वजह से मुकदमे की समाअत रुक गई थी। लेकिन अब जबकि हालात साजगार हो रहे हैं, खुसूसी जज ने मुलजिमीन की अदालत में हाजिरी और गवाहों को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए। मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू होने की उम्मीद रोशन हुई है। वाज़ेह है कि 29 सितंबर 2008 को होने वाले बम धमाके मामले में 6 मुस्लिम नौजवान शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे। मुकदमे की इब्तदाई तफ्तीश ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आंजहानी हिम्मत करकरे की सरबराही में की थी और पहली बार भगवा दहशतगर्दी पर पड़े पर्दे को बेनकाब किया था। लेकिन मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद से इस मामले की ताज़ा तहकीकात करने वाली कौमी तफ्तीशी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भगवा मुलजिमीन को फ़ायदा पहुँचाने का काम शुरू कर दिया और इजाफी फ़र्द जुर्म दाखिल करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दीगर भगवा मुलजिमीन को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई के दौरान बगैर खमीस पहने पेश होने वाले वकील को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होते 7-8 माह गुजर चुके हैं और अब भी वकील इस कदर लापरवाह हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जस्टिस L नागेश्वर राव की सदारत वाली बेंच चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स में कोरोना वायरस के पेश नज़र अज खुद नोटिस लिए गए केसेस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस राव ने मुताल्लिका वकील को सख्त फटकार लगाई और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या है, 7-8 माह बाद भी आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं।
गुज़िश्ता 2 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर मुनासिब लिबास पहनकर पेश होने का ये दूसरा वाक़या है। अक्टूबर 2020 में अदालत उस वक्त हैरान रह गई थी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान एक वकील उसके सामने खमीज पहने बगैर पेश हुआ था। उस वक्त बेंच की सदारत करने वाले जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वकील की इस तरह की हरकत पर नाराजगी का इजहार किया था और कहा कि कुछ डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद के सिलसिले में कहा कि अगर इससे बेरोजगारी, पसमानदगी और गरीबी खत्म हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दिग्विजय सिंह ने एक निजी प्रोग्राम में भोपाल से पीना जाते वक्त कल रात दमोदा में बीजेपी हुकूमत पर अहम मसलों से तवज्जो भटकाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज जो मसले हैं हुकूमत उन पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मध्य प्रदेश में लोगों पर होने वाले टेस्ट पर कहा कि इसमें प्रोटोकॉल पर अमल होना चाहिए, हुकूमत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुरा असर हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। किसान तहरीक पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी बुनियादी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं, बीजेपी को इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। इस कानून से बड़े लोगों को और मल्टीनेशनल सतह के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, इसलिए किसान तहरीक कर रहे हैं। अगर कानून लाने से पहले ही हुकूमत किसानों से बात कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। दिग्विजय सिंह ने ज़मीनी इंतखाबात के नतायज के सिलसिले में कहा कि इलेक्शन के नतायज कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुस्तकबिल में होने वाले इलाकाई बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों को मौका दिया जाएगा। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 37 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 14,73,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच वियतनाम में करीब 3 महीने बाद लोकल ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है। पहली लहर में जिन मुल्कों ने कोरोना वायरस पर काबू पाया था उनमें वियतनाम भी अहम था। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 94 लाख से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 31,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 94,62,810 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 482 अफराद हलाक हुए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से अमवात की तादाद 1,37,621 हो गई। मंगल की सुबह मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 4,35,603 सरगर्म मरीज़ हैं। इसके साथ ही एक और राहत की खबर यह है कि कोरोना से अब तक 88,89,585 मरीज़ बाजियाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क की रिकवरी रेट 93.80% से बढ़कर 93.94% हो गई है। अगर मृत्यु प्रति मिलियन के आंकड़े को देखें तो भारत में ये 100 है, विश्व का जो औसत है वो 186 है और अनेक देश ऐसे हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना ज्यादा डेथ प्रति मिलियन रिपोर्ट की गई हैं। पिछले 7 दिनों में जैसे हम इन्फेक्शन को ट्रैक करते हैं पिछले 7 दिनों में, उसी तरीके से हम डेथ्स को भी पिछले 7 दिनों में ट्रैक करते हैं। और अगर पिछले 7 दिन के मृत्यु के आंकड़े देखें विश्व के, तो भारत में प्रति मिलियन मृत्यु 2 का आंकड़ा है, विश्व का औसत 9 है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 50 से भी अधिक है और 80 से भी अधिक है। तो ये भी दिखाता है कि अलग अलग देशों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कैसे पॉजिटिव केसेस का सामना कर रही हैं, कैसे उनको मैनेज कर रही हैं। अगर मृत्यु प्रति मिलियन के आंकड़े को देखें, तेलंगाना में कोविड-19 के 502 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,70,318 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1461 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 894 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,59,230 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 9,627 है, जिनमें 7,586 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
46,597 कोविड-19 के मायने किए गए, तहम 456 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 55 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 101 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। एक आलमी न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस वबाई मर्ज ने जहां दुनिया भर में 63 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया और 1.4 मिलियन ने 14 लाख से ज़्यादा जानें ली हैं, अब ये बात सामने आई है कि चीनी हुक्काम ने मुल्क में इस बीमारी के फैलाव को कम करने की कोशिश की है। उस न्यूज़ चैनल ने हुबाई के सूबाई मरकज़ बराए बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम से लेकर दस्तावेज़ात की 117 सफ़ात पर तस्दीक़ की है। उस न्यूज़ चैनल के ज़रिए हासिल करदा दस्तावेज़ात से पता चला है कि चीन ने हकीकी आदाद शुमार से बहुत दूर दुनिया के सामने पुरुम्मीद आदाद शुमार पेश किए हैं। 10 फरवरी को खुफिया दस्तावेज़ात से मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा वाक़यात की कुल तादाद 5,918 थी, जबकि चीनी हुकूमत ने सरकारी आदाद शुमार में सिर्फ 2,478 मुतासरीन की तादाद बताई, जो कि असल तादाद से आधी थी। इसी तरह 7 मार्च को हुबई में सरकारी अमवात की मजमूई तादाद 2,986 रही, जबकि खुफिया रिपोर्ट में ये तादाद 3,456 होने का दावा किया गया। खुफिया दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि चीन का आजमाइशी निज़ाम इब्तिदा ही से ख़राब था, यानी टेस्टिंग फैसिलिटीज़। इसी तरह चीनी हुक्काम के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर शाया किया जाने वाला बेशतर आदाद शुमार गलत था। 10 जनवरी को एक दस्तावेज से इंकशाफ हुआ कि कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स बाकायदगी से गलत और मनफी नताइज फराहम कर रही हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गलत मनफी शरह से चीन को इस्लाह के लिए कई हफ्तों का सामना करना पड़ा। खुफिया दस्तावेज़ात से यह भी इंकशाफ हुआ है कि किसी मामले पर कार्रवाई करने में तकरीबन 23.3 दिन लगते हैं, यानी अलामात ज़ाहिर होने से लेकर शिफायाब होने तक। अगर अंदरूनी मुश्किलात पर गौर करें तो माहिरीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये वक्फा बहुत ज़्यादा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक जॉन हॉपकिंस सेंटर बराए सेहत से मुतालिक डॉक्टर इमेश दिलजा ने कहा कि आप 3 हफ्ते से ज़्यादा पुराने आदाद शुमार की बुनियाद पर हाल में कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जासूस डॉजियर के साथ मिलकर कहा कि इंसान से इंसान तक मुंतकिल होने के वाज़े सबूत के बावजूद चीन ने जनवरी 2020 तक बाकी दुनिया को इस जानकारी से महरूम रखा। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह चीन बहुत सारे ममालिक में वबाई इमराज फैलाना चाहता था। इस तरह चीन की जानिब से वबाई मर्ज के पूरे पैमाने को जाहिर न करना बैनुल अक़वामी शफ़ाफ़ियत पर हमला था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीनेशन की कामयाबी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर मुनहसिर करती है। हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि ये साफ करना चाहते हैं कि हुकूमत ने कभी पूरे मुल्क को वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही। ये ज़रूरी है कि ऐसी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में फैक्ट्स की बुनियाद पर बात की जाए। सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर उठे तनाज़े पर वजारत सेहत ने अपना रुख साफ कर दिया। राजेश भूषण ने इस पर कहा कि इस तरह के मामलों की जाँच ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DCGI करती है। भूषण ने कहा कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल से पहले वॉलंटियर की मंजूरी ली जाती है, उनसे फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें यह साफ लिखा होता है कि ट्रायल के दौरान कुछ भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। कैसे कैसे असर पड़ेंगे ये भी लिखा होता है। ये देखने के बाद ही लोग ट्रायल की मंजूरी देते हैं। उन्होंने बताया कि एक एथिक्स कमेटी होती है जो वैक्सीन के नेगेटिव इम्पैक्ट पर नज़र रखती है। अगर ऐसे किसी असर की जानकारी उसे होती है तो वो 30 दिनों के अंदर इसकी इत्तला DCGI को देती है। आगे DCGI ऐसे मामलों की जांच करती है। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चेन्नई के वाक़े पर सफाई दी है। SII ने कहा कि उसकी वैक्सीन सेफ और इम्यूनोजेनिक है।
एसआईआई की ये सफाई इसलिए आई क्योंकि चेन्नई में ट्रायल्स में शामिल हुए एक वॉलंटियर ने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की बात कही। उसने कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा है। उधर मरकजी हुकूमत ने अगले साल जुलाई से अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया है। वहीं केरल सरकार ने अपने लेवल पर वैक्सीन बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। अमेरिका में भी वैक्सीन को लेकर अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। फाइजर के बाद मॉडर्ना ने भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। कोविशील्ड पूरी तरह से सेफ और इम्यूनोजेनिक है। चेन्नई में वॉलंटियर के साथ जो हुआ वो अफसोसनाक है। ऐसा रिएक्शन एसआईआई की तरफ से आया है। अच्छे जीएसटी कलेक्शन जैसे मजबूत घरेलू इशारों और एशियाई बाजारों में तेजी के चलते मंगल के रोज शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 505.72 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 44,655.44 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। क्लोजिंग के वक्त पिछले रिकॉर्ड स्तर पर यानी पिछले रिकॉर्ड लेवल पर 24 नवंबर को था, जब सेंसेक्स 44,523.02 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स का अब तक का हाईएस्ट लेवल 44,825.37 है, लेकिन 25 नवंबर का यह आंकड़ा इंट्रा डे का है। मंगल के रोज निफ्टी इंडेक्स भी 140.10 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर पहली बार 13,105.05 के रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ। इससे पहले 24 नवंबर को इंडेक्स 13,055.15 पर बंद हुआ था। हालांकि इंडेक्स का हाईएस्ट लेवल 13,145.85 है, जो 25 नवंबर को इंट्रा डे में बना था। मंगल को बाजार की तेजी को ऑटो और आईटी शेयरों ने लीड किया। निफ्टी, ऑटो, आईटी और मेटल इंडेक्स में 11% से ज्यादा की बढ़त रही। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इस साल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। पीर के रोज बिटकॉइन में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसके साथ ही ये $19,860 यानी करीब 14,62,000 रुपये फी यूनिट के इस साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले दिसंबर 2017 में बिटकॉइन $19,873 पर यूनिट तक पहुंचा था, यानी तब के हिसाब से एक बिटकॉइन की कीमत करीब 13 लाख रुपए थी। बिटकॉइन के लिए 2020 काफ़ी ग्रोथ वाला साबित हुआ। इस साल अब तक इसकी कीमत 175% बढ़ चुकी है। कोरोना के बाद मार्च में बिटकॉइन की कीमत $4,000 पर यूनिट के नीचे चली गई थी, लेकिन अब डॉलर के कमज़ोर होने की वजह से बिटकॉइन ने तेज़ी से वापसी की। अमेरिका की ब्रोकरेज और ट्रेडिंग फर्म ईटोरो के मैनेजिंग डायरेक्टर गे हिर्श का कहना है कि इंडिविजुअल और एसेट मैनेजर बड़ी तादाद में बिटकॉइन की खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त करीब $365 बिलियन के बिटकॉइन सर्कुलेशन में है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फर्म ब्लैक रॉक ने अंदाज़ा लगाया है कि सेफ हेवन चॉइस के तौर पर बिटकॉइन एक दिन गोल्ड की जगह ले सकता है। ईरान के मुताबिक उसके आला न्यूक्लियाई साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के लिए इसराइल और एक जिलावतन अपोजिशन ग्रुप जिम्मेदार है और इसके लिए रिमोट कंट्रोल हथियार का इस्तेमाल किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियाई साइंसदान फखरीजादे की तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के सरबराह अली शिमखानी ने कहा कि हमलावरों ने इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया और वो जाए वाक़े पर मौजूद नहीं थे। ईरान के आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह शिमखानी ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी के सिलसिले में सभी ज़रूरी तरीके अख्तियार किए गए थे, लेकिन दुश्मनों ने बिल्कुल नया तरीका इस्तेमाल किया। इस कत्ल को पेशावर और माहिर तरीके से अंजाम दिया गया। बदकिस्मती से हमारे दुश्मन इसमें कामयाब रहे। ये बहुत ही मुश्किल मिशन था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया गया। जाए वाक़े पर कोई भी बम मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि ईरान खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों को फखरीजादे के कत्ल की साजिश का अंदाज़ा पहले से ही था। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले का अंदेशा भी पहले से ही जताया गया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।